नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है, पूरे देश की निगाहें आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में थी। और हरियाणा में कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो गया है और वहां पर एक बड़ा उलटफेर हुआ है। सैनी का ऐसा जादू चला है, वहां पर भाजपा ने हैट्रिक लगा दी। और आज का ये जो परिणाम है, एग्जिट पोल से जो है वो फेल हो गए। जितने भी एग्जिट पोल्स थे सब कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन भाजपा ने बड़ा तिलिस्म वहां पर जो है वो सैनी का देखने को मिला है। और आपके सामने है परिणाम, भाजपा वहां पर सरकार बना रही है। ये बड़ी खबर है, आपको बताएंगे। इसके अलावा कौन मुख्यमंत्री होगा हरियाणा का, वो बताएंगे। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हालांकि कांग्रेस वापसी आ गई है, उन्होंने गठबंधन जिनके साथ किया था वो वहां पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, वो भी बताएंगे। और जम्मू कश्मीर में सीएम का चेहरा कौन होगा, आपको बताएंगे। इसके अलावा कर्मचारियों ने प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। आज 5 संगठनों की बैठक हुई है सचिवालय में, और इस बैठक में क्या कर्मचारियों ने निर्णय लिया है आपको बताएंगे। अब कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और ये लड़ाई कैसी होगी। 50,000 रुपए एरियर, 2 किस्तें डीए के लिए, लड़ाई आर पार की होगी। सरकार वार्तालाप के लिए बुलाए तो भी ठीक है, नहीं बुलाएगी तब भी जनरल हाउस होगा। तो ये आज बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बताएंगे प्रदेश की अन्य खबरें, और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में थे। और इसके अलावा आपको बताएंगे आगामी समय में जो मौसम है कैसा रहेगा। 23 नए प्रिंसिपल बने हैं, और भी काफी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो गया है। एग्जिट पोल से उलट जो है परिणाम आए हैं, और रुझानों में सुबह कांग्रेस कुछ देर तक लीड में थी, लेकिन उसके बाद भाजपा ने जबरदस्त वापसी की। और कई राउंड की काउंटिंग होने के बाद लगातार भाजपा बढ़त बनाते रही। भाजपा ने बिना किसी गठबंधन के पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यह नतीजे कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले हैं। अभी चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक भाजपा हरियाणा में जो अभी का आंकड़ा है हमारे पास, चुनाव आयोग के मुताबिक 49 सीटों पर भाजपा आगे है। यानी पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है वो भाजपा पार कर चुकी है। पूर्ण बहुमत के लिए सिर्फ 46 सीटें चाहिए, लेकिन ये अब जो है वो पार हो गई है 40 सीटें। तो ये मान के चलिए भाजपा सरकार बना रही है वहां पर। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं, और भाजपा हरियाणा में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कुछ ही देर में ऑफिशियली चुनाव आयोग की साइट पर जो अंतिम परिणाम है वो आ जाएंगे। नायब सिंह सैनी, इनका ऐसा मैजिक हरियाणा में चला है कि बड़े बड़े जो नेता वहां पर आए थे कांग्रेस के, जो है कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन वहां पर नायब सिंह सैनी का जादू चला है, ये मानना पड़ेगा। मनोहर सिंह खट्टर बड़े नेता थे हरियाणा के, लेकिन ठीक चुनाव से पहले जो उनका सीएम पद है उनको अचानक हटाया गया। उसके बाद जो जिम्मेदारी दी गई वो नायब सिंह सैनी को दी गई, और नायब सिंह सैनी ने दिखा दिया कि मुझ पर आपने विश्वास जताया है, समय मुझे कम मिला है, लेकिन उन्होंने वहां पर हैट्रिक लगा दी है। और हैट्रिक भी ऐसी लगाई है, ये मान के चलिए कि 10 साल तो पहले वहां पर भाजपा थी, यानी अब अगले 5 साल भी भाजपा रहेगी। 15 साल लगातार राज करना एक राज्य में, ये अपने आप में बड़ी बात है। यानी जनता के जो अपने नीतियां थी, कहीं ना कहीं जो है वो लग रहा है कि जनता की नीतियों पर भाजपा वहां पर खरा उतरी है, तभी ऐसे परिणाम आए हैं। भाजपा ने जो सोचा था सब कुछ उनके मुताबिक आज हुआ है। सैनी खुद भी जो है वो जो लाडवा सीट है हरियाणा में, वहां से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में भाजपा सैनी को ही यहां पर मुख्यमंत्री का ताज दे सकती है, बड़ी खबर है। हालांकि जो अनिल विज हैं, ये जो है वो अंबाला कैंट से 7,000 से अधिक मतों से जीत चुके हैं। सुबह मीडिया में इन्होंने भी जो है वो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि जो हाईकमान कहेगा वो फैसला आखिरी होगा। आपको मालूम है भाजपा में जो सीएम पद का जो सीएम का जो नाम होता है, जो चेहरा है, वो हाईकमान तय करता है। हाईकमान जिसको कहेगा वही जो है वो हरियाणा का सीएम होगा। यहां पर नायब सिंह सैनी अगले सीएम हो सकते हैं हरियाणा के एक बार दोबारा से। इसके अलावा जो सबसे बहुचर्चित जो सीट थी वो जुलाना सीट थी। यहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही थी। एक समय विनेश फोगाट थोड़ा पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने भी कम बैक किया, और कांग्रेस के जो चुनाव चिन्ह है उससे वो चुनाव लड़ रही थी। 6,000 से अधिक मतों से जो है वो जीत चुकी है, यानी वहां पर विनेश फोगाट जीती है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा का जो मार्जिन है वो काफी बड़ा रहा है, वो भी चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा अभी भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा समय और दीजिए, हो सकता है परिणाम बदलेंगे, लेकिन ये औपचारिकता
ही बाकी रह गई है। कांग्रेस वहां पर कहीं भी जो है वो सरकार बनाते हुए नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस हाईकमान के लिए सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जहां उनके पक्ष में एग्जिट पोल और जो समीकरण वहां पर लग रहे थे कि भाजपा ने जीत की, जो समीकरण लग रहे थे वहां पर ये लग रहे थे कि भाजपा वहां पर जीत नहीं पाएगी, और वहां पर जो है मुद्दा कांग्रेस ने यह भी बनाया कि जिस प्रकार से जो वहां पर खिलाड़ी है उनसे दुर्व्यवहार हुआ दिल्ली में, और उन्होंने जो है वो जो किसान है उसका बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन बात वही है कि सैनिक का जादू चला है, हैट्रिक भाजपा वहां पर लगा चुकी है और कुछ ही जो है देर में औपचारिकताएं बाकी है महज। इसके अलावा अब इस पर जो है कांग्रेस हाईकमान मंथन भी करेगा कि हार का कारण क्या रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो जम्मू कश्मीर में ठीक ठाक रहा है। वहां पर कांग्रेस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बना रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आधिकारिक है वेबसाइट, अभी उसमें 41 सीटें जीत चुकी है, यानी परिणाम आ चुका है, एक पर लीड कर रही है, यानी 42 हो गया। कांग्रेस यहां पर 6 सीटें जीत चुकी है, 42 और 6 कर लीजिए आप तो ये 48 हो जाता है। तो यहां पर भी जीत का जो आंकड़ा है वो 40 है। तो यानी कांग्रेस वहां पर गठबंधन के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा पार हो चुका है। अगर कुछ बड़ा बड़ा उलटफेर नहीं होता है वहां पर तो कांग्रेस और जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सरकार बना रही है वहां पर। और जम्मू कश्मीर में जो सीएम का फेस है वो उमर अब्दुल्ला हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें हरियाणा के प्रचंड जीत पर, हिमाचल में जश्न शुरू हो गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर ढोल नगाड़ों की थाप पर जो जश्न कर रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता, और जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ मंडी में जश्न मनाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हरियाणा की जनता ने मोदी सरकार की नीतियों पर मोहर लगाई है और लोग कांग्रेस से हिमाचल में भी अब उब गए हैं। जो गारंटियां कांग्रेस ने दी थी उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है, जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है। ऐसे में कांग्रेस के झूठे वायदों से अन्य राज्यों की जो जनता है वो अब सीख ले चुकी है और परिणाम आपके सामने है। हरियाणा में कांग्रेस जो है वो कांग्रेस हारी है और भाजपा की वहां पर प्रचंड जीत हुई है। तो प्रदेश में जो है वो आज जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी तरफ से भी जो है बधाई का तांता लगा हुआ है। पूरे देश में जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा जो हरियाणा में परिणाम आए हैं वो उन परिणामों से जो है प्रसन्न है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल वो भी जश्न मना रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि जो प्रदेश में यहाँ पर जो नीतियां हैं कांग्रेस की वो सही नहीं है। आरोप लगाया उन्होंने और गारंटियां पूरी नहीं की है और इसलिए जो है वो जो हरियाणा में गारंटियां थी वो जो है वो सरकार ने वहां पर जो लोगों ने ठुकराई है। तो ये बड़ी खबर थी। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर आज की, प्रदेश के कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि अब हम जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सचिवालय के 5 संगठनों की आज सचिवालय में बैठक हुई है 4:30 बजे के आसपास। राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने ऐलान कर दिया है कि 15 अक्टूबर को जनरल हाउस होगा और सरकार अगर कुछ दिन बाद वार्तालाप के लिए बुलाती भी है तब भी जनरल हाउस होगा। ये आज कह दिया गया है। जो महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा उन्होंने कहा कि आज सचिवालय में बैठक के बाद ये निर्णय ले लिया गया है और जो 5 संगठन हैं उन्होंने मिलकर ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को ठीक 1:30 बजे राज्य सचिवालय में जनरल हाउस होगा जिसमें सचिवालय के सभी कर्मचारी जो 5 संगठनों के कर्मचारी वो भाग लेंगे। संजीव शर्मा ने साफ किया आज कि हम सभी कर्मचारियों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री बीमार थे तो हमने कोई रणनीति नहीं बनाई, हमने उनका इंतजार किया। अब सीएम जो है वो ठीक हो गए हैं, सचिवालय भी आ रहे हैं। ऐसे में आगामी दिनों में अगर वार्तालाप के लिए नहीं बुलाया जाता है कर्मचारियों को तो 15 अक्टूबर के बाद अपने हकों की लड़ाई जोरों शोरों से लड़ेंगे। मांग सिर्फ एक है, अगर वार्तालाप हो भी जाती है तो हम नहीं मानेंगे, हम सिर्फ एक शर्त पे मानेंगे। नंबर 1, प्रिविलेज मोशन जो कर्मचारियों के खिलाफ लाया गया है वो वापसी लिया जाए। दूसरा, 12% डीए हमारा बचता है और जो लाखों का जो है वो एरियर बचता है, उसमें कई कर्मचारी ऐसे जिनके 5-7 लाख रुपए के लगभग जो है एरियर बनता है। तो हम सिर्फ एक शर्त पे मानेंगे, प्रिविलेज मोशन वापसी लिया जाए। दूसरा, 50,000 रुपए की एक किस्त और जो 2 डीए की किस्तें हैं वो हमें दिवाली से पहले चाहिए, दिवाली पर चाहिए, ये इनका कहना है। तो 15 अक्टूबर को जो आज ऐलान हुआ है कर्मचारियों का, हम अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और इन्होंने बता दिया है कि शर्त सिर्फ एक ही होगी, प्रिविलेज मोशन हटाइए और जो कर्मचारियों का हक है जो हम अधिक नहीं मांग रहे हैं, उनका यह भी कहना था कि हम कोई भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा हक बनता है वही हमें दिया जाए। इसके अलावा बड़ी खबर एक और है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कर्मचारियों को 8 तारीख बीत जाने के बाद भी सैलरी नहीं मिली है। अब कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि जैसे अन्य
अन्य कर्मचारियों को सैलरी 1 तारीख को आती है, वैसे ही पर्यटन निगम कर्मचारियों को जो सैलरी है वो 1 तारीख को आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि 10 या 12 तारीख को सैलरी आना तर्कसंगत नहीं है। हम भी कमरे के किराए में रहते हैं शहरों में और हमें बच्चों की फीस देनी होती है। कोई भी जो मकान मालिक है वो 10-12 तारीख को जो है वो किराया नहीं लेता है, और ऐसे में हम जैसे तैसे जो है वो गुजर कर रहे हैं। अभी भी हम एक्स्ट्रा 1 मंथ का जो किराया है वो हम अपने खाते में रखते ताकि हम किराया दे सकें। उन्होंने ये 1200 के लगभग कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी है, और इनका ये कहना है कि सरकार ने जो निगम को ग्रांट इन एड जो बंद की है उसे फिर से बहाल किया जाए। हालांकि इनकी जो सैलरी है वो निगम के माध्यम से आती है, आपको मालूम है। सरकार जो है वो इसमें अब इनकी जो मांग है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से है कि हमारा दर्द भी समझें। जो सैलरी की तिथि है कोई फाइनल नहीं है, कभी 8 को आती है, कभी 10 को आती है, कभी 12 को आती है। तो ऐसे में हमें भी जो सैलरी है वो 1 तारीख को चाहिए, ये इनकी मांग है। 1200 के लगभग जो कर्मचारी है इनको 8 तारीख हो गई है, आज इनको आज भी सैलरी नहीं आई है। इसके अलावा पेंशनरों को कल पेंशन आ जाएगी, यानी जो खबरें चल रही थी कि पेंशनरों के लिए जो है वो अभी भी पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेंशनों के लिए पैसे का इंतजाम है। कल खाते में जो पेंशन है लाखों जो पेंशनर है उनको आ जाएगी। हालांकि पेंशनर 9 तारीख को पेंशन जारी करने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने घर का लोन लिया है, EMI देनी है हर महीने की। कुछ पेंशनर ऐसे हैं जो गंभीर बीमारियों से जो है वो लड़ रहे हैं, इसमें कैंसर भी है, कई जो पेंशनर्स हैं, घर के खर्चे हैं। कुछ पेंशनर ऐसे भी जिनके बच्चे जॉब नहीं करते हैं और जो उनके पोते हैं उनकी जो स्कूल की फीस है वो उन्हीं से जाती है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये उनका कहना है। ऐसे में कर्मचारियों की ही तरह पेंशन भी 1 तारीख को आनी चाहिए, ये इनका जो है वो कहना है। और इन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर सरकार जिस प्रकार से DA, एरियर ग्रेच्युटी, बहुत सारी लिव इनकैशमेंट, बहुत सारी इनकी मांगे हैं, आगामी समय में ये अपने जो पुराने लंबित जो इनके भत्ते बनते हैं उसको लेकर के ये जो MLAs हैं और जो मंत्री है कांग्रेस के सरकार के भी, तो उसमें जो है वो उनका ये घिराव करेंगे। तो ये इनकी मांग है जी, कल इनको पेंशन आ जाएगी। अब बात करते हैं एनटीटी भर्ती को लेकर के। एनटीटी भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कंपनियों से जो है आवेदन मांगना शुरू कर दिए हैं, और विभाग जिन कंपनियों को भर्ती एजेंसी का जिम्मा पहले से देता आया है उन्हीं से प्रपोजल मांगे गए हैं, और 6297 पदों पर यह भर्ती होनी है। 10,000 रुपए मिलेंगे इनको पर मंथ, और इसमें से भी जो इनको इन हैंड आएगा वो 7,000 रुपए के आसपास होगा। तो ये जो भर्ती है, हमने कहा था आपको कि ये भर्ती जो है वो एक निजी कंपनी करवाएगी। कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं, उसके थ्रू ये भर्तियां होनी है। लेकिन भर्तियां में हमने बताया इसमें जो डिप्लोमा है वो 2 साल का अनिवार्य है अभी तक। हालांकि इसमें जो महिलाएं हैं जो एनटीटी डिप्लोमा धारक है, उनका ये कहना है कि जब हमने डिप्लोमा किया 1997 के बाद ये भर्ती हो रही है, लगभग 27 साल के बाद भर्ती हो रही है। जब हमने डिप्लोमा किया तो उस वक्त जो एनसीटी था वो सिर्फ 1 वर्ष का डिप्लोमा करवाता था, तो जब वहां था ही नहीं तो हमने उस वक्त डिप्लोमा किया है। सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार क्या इस पर करती है। फिलहाल सरकार का यही कहना है, जो हमारे शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई थी, पहले चरण में जो है वो 2 वर्ष के जो डिप्लोमा धारक है उन्हीं को लिया जाएगा जो एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार ही है। उसके बाद अगर बच जाती है तो उसके बाद फिर सरकार ने निर्णय लेना है। फिलहाल एनसीटी के जो नॉर्म्स हैं, जो केंद्र सरकार के भी कह सकते हैं आप, शिक्षा विभाग एनसीटी के जो नॉर्म्स हैं उसी हिसाब से भर्तियां होनी है। तो शुरू हो जाएगा जी प्रोसेस। संभावना है कि इसी माह के अंत में या फिर अगले माह तो 101% ये भर्ती होना शुरू हो जाएगी, ये दावा कर रही है सरकार। इसके अलावा प्रदेश सरकार के खिलाफ दृष्टिहीन संघ ने मोर्चा खोल दिया है। राजधानी शिमला में आज दृष्टिहीनों ने सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस दौरान दृष्टिहीनों ने सीएम पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाए हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि दृष्टिहीन बीते 348 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 24 जुलाई को संघ ने महाधरना किया था। इस दिन सीएम सुक्खू ने उन्हें वार्ता के लिए तो बुलाया, लेकिन वार्ता के दौरान उन्होंने दृष्टिहीनों की जो मांग है उस पर कोई गौर नहीं किया। आज तक कोई भी जो बैकलॉग भर्ती है वो नहीं हुई है, और जो कोटा भी है उनका वो भी पूरा नहीं हुआ है। एक्स्ट्रा तो छोड़िए आप, ये इनका कहना है, आरोप लगाए इन्होंने। जिसके बाद वो दोबारा 5 सितंबर को सीएम से मिलने गए। सीएम ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन उस दिन भी जो है वो सीएम का जो रवैया था वो उनके प्रति ठीक नहीं था। उन्होंने आरोप लगाए कि सीएम ने ये तक कह दिया कि बैकलॉग क्या होता है और ये डिमांड है जो चार्टर है वो नहीं पढ़ा। ये इनका आरोप है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या करती है। दृष्टिहीन ने जो है वो आरोप लगाए हैं कि हमारे कोटे के लगभग 800 के आसपास पद खाली है, हमें इन पदों पर जो है वो रखा जाना चाहिए जो ये पद जो है पहले से खाली चल रहे हैं। तो इनका ये कहना है वरना हम सचिवालय के बाहर डेरा और जो है वो लगा करके यहीं पर रहेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा।
इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में थे और एक कार्यक्रम में थे, वो गेयटी थिएटर में आज। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि अब जो है राज्य सरकार आगामी समय में एक नीति लाएगी। ये जो नीति है ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीति लाई जाएगी। और सीएम ने यह भी कहा आज कि वो खुद भी एक जो मोनाल पक्षी है उसको जो है वो गोद लेंगे, ये आज सीएम ने कहा है। और सीएम ने यह भी कहा है कि वन्य जीवों का संरक्षण करना सभी का दायित्व है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोनाल पक्षी को गोद ले लिया है। वन्य प्राणी सप्ताह के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आज सीएम सुक्खू पहुंचे थे गेयटी थिएटर शिमला में। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीति बनानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार इस दिशा में काम कर रही है। सीएम ने कहा कि वन्य जीवों का संरक्षण करना सभी का दायित्व है और इसमें न केवल सरकार का दायित्व बल्कि आम जनता भी आगे आकर के जो है वो इन जो विलुप्त भी हो रही है, कुछ ऐसी स्पीशीज है, कुछ ऐसे भी जो है वो जीव हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, उनका संरक्षण करना हमारा दायित्व है और लोग बढ़ चढ़कर जो है इसमें आगे आए। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग ने 23 एसोसिएट प्रोफेसरों को पदोन्नत कर आज कॉलेज प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया है। यह नियुक्ति नियमित आधार पर की गई है और नवनियुक्त प्रिंसिपलों को कॉलेज आवंटित कर 5 दिनों के भीतर अपना जो पद है वो ग्रहण करने के लिए सरकार ने आदेश दे दिए हैं। पदोन्नत कॉलेज कैडर एसोसिएट प्रोफेसर निशा वैद्य को जोगिंद्रनगर कॉलेज, अंजलि चौहान को सुन्नी, सुभाष काप्टा को निरमंड, कल्याण चंद को नरला, रीता पंत को सिरमौर के भरली, अंजना सूद को जो है वो जयनगर, राजकुमार को कोटला खुर्द और इसके अलावा अरुण चंद्र को नगरोटा सूरिया, राजेश कुमार को इसमें जो है वो नौश और जो यहाँ पर शेफाली है इनको हरिपुर जो है लगाया गया है और ललित गुलेरिया को जो है वो हरिपुर धार और इसमें जो राजेश कुमार हैं इनको बंजार और संजय कुमार को झंडूता कॉलेज में प्रिंसिपल लगाया गया है। इसके अलावा विक्रम सिंह ठाकुर को सिराज में प्रिंसिपल लगाया गया है, सरोज भारद्वाज को नौराधार, संजय पठानिया को पांगी, मदन लाल गुलेरिया को चंबा, कुलदीप सिंह को कफोटा, मीना भास्कर को जो है वो संगड़ा, हरिलाल शर्मा को सोलन, नरेश कुमार को कुमारसैन, संतोष कुमार शर्मा को गाड़ा गुशेणी और इसके अलावा जो सतीश सोनी है इनको देहरा कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया है। तो आज नए प्रिंसिपल बने हैं जी और जहां कॉलेजों में प्रिंसिपलों की कमी थी वो पूरी हो गई है। इनको अब प्रिंसिपल जो हमने कॉलेज के नाम बताए आपको मिल गए हैं। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन पथराव की जांच शुरू कर दी गई है और ये शुरू होगी। ऊना में शनिवार और रविवार को वंदे भारत ट्रेन पर जो है वो पथराव हुआ था, हमला हुआ था और टूरिज्म, ट्रैफिक और रेलवे जो विंग है उसके जो एआईजी है विनोद कुमार, इन्होंने आज ये बड़ी बात कही है कि इसकी जांच होगी और जो पत्थरबाज है वो इसको हल्के में ना लें। पत्थरबाजी को हम हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे, जल्द ही पत्थरबाज जो है वो सलाखों के पीछे हो गए। जांच शुरू कर दी गई है। यानी देखिए वंदे भारत देश का गौरव है और जिस तरीके से ट्रेनें चलती है लगातार जो है वो अब धीरे धीरे ट्रेन हिमाचल प्रदेश में भी कई जो जिले हैं वहां पर जिस प्रकार से ट्रेन वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है, तो ऐसे में अगर पथराव कोई कर रहा है तो वो असामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। अगर आपको भी इनकी जानकारी है तो आप जरूर पुलिस को इनकी जानकारी दीजिए। जो हमने आपको बताया जो ये एआईजी है विनोद कुमार रेलवे विंग के, इनको आप जानकारी दे सकते हैं ऐसे लोगों की। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी जी। इसके अलावा एक दुखद खबर है, आज धर्मशाला में जहरीला पदार्थ निकलने से 2022 में भाजपा के प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी की दुखद मौत हुई है। पूर्व भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी की जहरीला पदार्थ खाना से निकलने से आज मौत हुई है, जबकि चौधरी की जो पत्नी है इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज में जो अस्पताल टांडा में ये भर्ती है। हालांकि इनके जो हस्बैंड है राकेश चौधरी जी सुबह बहुत गंभीर थे, अभी कुछ देर पहले इनकी जो है वो दुखद देहांत की खबर मिली है। सूचना ये है कि इन्होंने कोई दवाई खाई है, जहरीला पदार्थ खाया है, ये जो है सूचना है। और जानकारी के अनुसार अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दोनों को उपचार के लिए टांडा जो अस्पताल है वहाँ भर्ती करवाया गया था, लेकिन आज राकेश चौधरी की दुखद मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दंपति ने किसी घरेलू विवाद के बाद आज सुबह जो है वो जहरीला पदार्थ निगल लिया और तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें उपचार के लिए टांडा अस्पताल ले आए, जहां पर राकेश चौधरी की हालत गंभीर होने के चलते मौत हो गई है, जबकि पत्नी खतरे से बाहर बताई जा रही है अभी तक। मृतक राकेश जो चौधरी है ये ग्राम पंचायत पधर के रहने वाले थे। 2022 में भाजपा के चुनाव पर ये जो है टिकट पर चुनाव लड़े थे और 2024 और 2019 में ये उपचुनाव जो है वो लड़े थे और इनका जनाधार अच्छा था। अगर जब ये उपचुनाव भी लड़ते थे तो वहां पर 10-11 हज़ार के आसपास, 10,000 से ऊपर इनका जो मार्जिन है वो होता था। तो ये 2 बार जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी भी वहां से जो है चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में अब जहरीला पदार्थ इन्होंने क्यों निकला, इस पूरे मामले की जो जांच है वो पुलिस कर रही है। बहुत ही दुखद खबर है और
क्या घरेलू विवाद था, अब इसकी जो जांच है वो पुलिस कर रही है। लेकिन राकेश चौधरी अब हमारे बीच नहीं रहे, धर्मशाला से ये चुनाव लड़ते थे, बहुत दुखद खबर है। और भाजपा इनको एक बार टिकट भी दे चुकी 2022 में। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, तो प्रदेश में जो मौसम है वो कल भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खराब रहेगा। मौसम की जानकारी बता देते हैं आपको, कल मौसम खराब है और कल जो ऊंची चोटियां हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर की, वहां पर बर्फबारी होने की भी आशंका है चोटियों पर। और कल जो अधिक ऊंचे वाले क्षेत्र वहां पर मौसम खराब है, बाकी जो लो हिल्स है जैसे ऊना है, हमीरपुर है, वहां पर मौसम साफ रहेगा। तो अब 10 तारीख के बाद कल थोड़ा मौसम खराब है, लेकिन 10 तारीख के बाद प्रदेश में जो मौसम है 14 तारीख तक वो साफ रहने वाला है। यानी मौसम कल थोड़ा सा खराब है, बाकी परसों से फिर मौसम साफ है। मानसून विदा हो चुका है और मानसून ने इस बार भी काफी गहरे जख्म दिए हैं। तो ये मौसम को लेकर अपडेट थी। बाकी जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं 903 और 939 का इन प्रोसेस है। बाकी जो दूसरे रिजल्ट्स हैं उसमें कोई अभी नया आगे नहीं बढ़े हैं। हालांकि इसमें जो है 18-20 के आसपास पोस्ट 18 पोस्ट अभी भी ऐसे हैं, जिसमें जो है वो अभी वहां पर एक चीज बता देते हैं आपको, 16 ही स्टाफ काम करेगा वहां पर राज्य चयन आयोग में। और अभी जो 903 और 939 के रिजल्ट हैं वो इन प्रोसेस पिछले कल जो वार्तालाप हमारी हुई थी उस अनुसार हम आपको बता रहे हैं और ये रिजल्ट बहुत जल्दी निकलेगा जी। बाकी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि प्रदेश के और लोगों तक भी जो अपडेट है वो पहुंच सकें। हरियाणा में सैन्य का जादू खूब चला है और वहां पर भाजपा सरकार बना रही है और जम्मू कश्मीर ने बता दिया कि कांग्रेस और जो गठबंधन वहां पर है वो सरकार बना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला वहां पर जो है वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में। अभी के लिए इतना ही, फिर आपके साथ जुड़ेंगे नई खबर और नई अपडेट को लेकर के। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।